अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी। आ रही है। गुड। अटक तो नहीं रही? नहीं, सही आ रही है। सही आ रही है, परफेक्ट हो गया। मेरे वाले रूम में से हमने क्या पता करना नहीं था? मिनट हमने सेकंड यहाँ तक करना है। स्टॉप किया था। ये वाले इसी क्वेश्चन पे करते हैं शायद। इस क्वेश्चन पे हमने स्टॉप कर दिया था। नेक्स्ट आपने एक क्वेश्चन दिया था, वो आपने कहा था देखें। देखा, थोड़ा सा समझ नहीं आया। थोड़ा सा समझ ही नहीं आया ऊपर से गुजरिए। ठीक है, कौन सा वाला सवाल? एक मिनट में बस लिखा दिखाता हूँ। ये तो हम यहाँ तक रुक गए थे ना, हमने तो लेबर टर्नओवर स्टार्ट ही नहीं किया था। ये वाला सवाल आपको नहीं समझ आया, ये स्किल्ड लेबर वाला? नहीं, ये जाफा कंपनी एम्प्लॉयज वाला था। हाँ, ये नहीं समझ आया ना आपको? हाँ। ठीक। ठीक है, इसको हम करते हैं। इसको करते हैं। ओके। Java company employs two types of labor: skilled workers, considered to be direct workers, and semi-skilled workers, considered to be indirect workers. अच्छा, ये बात क्वेश्चन में ही वाजे कर दी गई है कि जब भी स्किल्ड का वर्ड आएगा समझ जाना कि डायरेक्ट वर्कर की बात हो रही है, और जब भी सेमी स्किल्ड का वर्ड आएगा तो समझ जाना कि इनडायरेक्ट वर्कर्स की बात हो रही है। अब कह जी रहे जी। हैं कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं दे आर पेड $10 पर आवर, $10 पर घंटे। अच्छा, सेमी स्किल्ड को $5 मिल रहा है पर आवर। स्किल्ड वर्कर्स के 20 घंटे हैं ओवर टाइम दिस वीक, और 12 घंटे स्पेसिफिक ऑर्डर्स है और 8 घंटे जनरल ओवर टाइम है। हमें अपनी पास्ट हम्म। नॉलेज से ये बात मालूम है कि स्पेसिफिक ऑर्डर पे जो भी काम होगा वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? एज डायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट। और जो भी काम जनरल काम होगा ओवर टाइम पे, वो कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। जी। अच्छा, अब उसमें से भी हम देखेंगे कि भाई ये जो 8 घंटे का जनरल ओवर टाइम है, ये स्किल्ड वर्कर्स का है या अनस्किल्ड वर्कर्स का है? अगर तो ये बिल्कुल स्किल्ड स्किल्ड वर्कर्स का का होगा। है, बिल्कुल, अगर ये हाँ, स्किल्ड वर्कर्स का स्किल्ड है का या होगा तो डायरेक्ट में जाएगा ओवर टाइम, और बेसिक प्रीमियम जो है वो उसमें जाएगा डायरेक्ट में। बेसिक, इसका बेसिक जाएगा किसमें? डायरेक्ट में। और इसका प्रीमियम जाएगा इनडायरेक्ट में, क्योंकि ये डायरेक्ट सही है। लेबर्स की बात हो रही है। ओके, ये ठीक रूल है। के मुताबिक है, रूल फॉलो करें हाँ, हम। मैंने वो खोला हुआ रूम। रूल को हम देख रहे हैं अभी, हम और कोई चीज नहीं देख रहे। फिर है सेमी स्किल्ड। सही है। सेमी स्किल्ड में हम्म। हमारे पास, सेमी स्किल्ड का मतलब है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर, लेबर ठीक है। के 30 घंटे ओवर टाइम में से 20 घंटे स्पेसिफिक ऑर्डर है। 20 घंटे हम्म। स्पेसिफिक ऑर्डर का क्या मतलब है? सीधा सीधी डायरेक्ट कॉस्ट में डालेंगे, भले इनडायरेक्ट डायरेक्ट लेबर हो। परसेंट। क्यों? ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रूल है। कस्टमाइज्ड ऑर्डर है। कस्टमाइज हाँ। है, सब कुछ कस्टमर के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो देयरफॉर डायरेक्ट कॉस्ट। सही है। अच्छा, ठीक अब है। आइए, जो बाकी के घंटे हैं जो यहाँ डायरेक्टली नहीं गिवन, तो आप ऑब्वियसली 30 - 20, 10 घंटे जो बचे हैं वो जनरल पर्पस के लिए बचे हैं। तो जो जनरल हम्म। पर्पस के लिए 10 घंटे ओवर टाइम है वो कहाँ जाएगा? उसका बेसिक और इनडायरेक्ट में। उसका प्रीमियम दोनों ही इनडायरेक्ट कॉस्ट में। इनडायरेक्ट में जाएगा। जी। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर है। जो इनडायरेक्ट लेबर है, क्यों? ठीक है। क्योंकि रूल है। ठीक हम्म। है। बात समझ आ गई? अब ये रूल्स आपके सामने आ गए, आगे। दोबारा से हमने रिवाइज कर लिए। अब आइए, व्हाट वुड, क्वेश्चन पूछ के आ रहे हैं, व्हाट वुड बी द टोटल ओवर टाइम पे कंसिडर्ड टू बी अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर दिस वीक? यानी हमसे कहा जा रहा है कि तुम भैया टोटल ओवर टाइम पे बताओ जो कि डायरेक्ट कॉस्ट में हम डालेंगे। यानी कि ये डालेंगे डायरेक्ट कॉस्ट में, ये डालेंगे डायरेक्ट कॉस्ट में, यानी ये स्पेशल ऑर्डर का बताओ, प्लस यहाँ से भी जो डायरेक्ट कॉस्ट में चीज जा रही है वो, उस सबको टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल ओवर टाइम पे कैसे। अब आइए, ठीक है। इसको करेंगे कैसे? क्योंकि ये ठीक है, हमें समझ आ गया हमें करना क्या है। हम देख लिया, हमें रूल्स याद आ गए, ठीक है, हमने रूल्स नोट डाउन कर लिए, लेकिन अब इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि जो हमें एग्जाम में आसान हो, कि हम इसको फौरन फौरन ठक ठक करके कर लें। तो इसको हम जरा यहाँ पे लेकर आते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एक को हमने बनाना है
एक तो हमने रखना है यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट और यहाँ रखना है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। ठीक है। ये प्रेजेंटेशन है इसकी। अब आइए डेटा पढ़िए। स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर का कस्टमाइज्ड ऑर्डर, कस्टमाइज्ड ऑर्डर पहला कितना था, कितने घंटे थे। अब हम यहाँ देखते हैं कितने घंटे। 12 12 आवर्स थे ना उसके। हाँ जी। तो ये 12 आवर्स है स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक ऑर्डर पे 12 आवर्स। और 1 घंटे का कितना ले रहा है स्किल्ड लेबर, $10, ठीक है। $10, हाँ, ठीक है। $10 तो 12 × इंटू 10। $10। तो ये हमारा कितना आ गया, $120। ये डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा, यस और नो। 120। अब आइए यस। अनस्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर, इसका कस्टमाइज्ड ऑर्डर 20 आवर्स। 20 आवर्स, 20 आवर्स और इनका रेट है डॉलर 5 टेन ठीक है। तो ये आ गया हमारा 100, ठीक है। इंटू अब 5 100। इसके बाद क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट लेना है, तो हमें पता है कि डायरेक्ट कॉस्ट अब हमें इसका लेना है, स्किल्ड लेबर का जो 8 घंटे जनरल ओवर टाइम है ना, जनरल जनरल कामों पे, तो उसका बेसिक रेट हम लेंगे। तो 8 हम्म। × 10, ऐसे ही है। जनरल स्किल्ड लेबर का जो जनरल ठीक है। काम है, जनरल वर्क, 80। उस पे लगे हमारे कितने घंटे, 8 घंटे। और $10 के 8 हिसाब से इंटू बेसिक 10। रेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ठीक है, 80। 80 हो गया। डन, डन। प्रीमियम डन। का, अच्छा, उनके 10 आवर्स बचे। अच्छा प्रीमियम का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रीमियम इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा और हमें क्वेश्चन इनडायरेक्ट कॉस्ट का पूछ नहीं रहा। फिर इसी तरह सेमी स्किल्ड का जो 10 जनरल सही पर्पज है। पे है, ये भी सारा का सारा यानी कि बेसिक और प्रीमियम सारा का सारा कहाँ इनडायरेक्ट में जाएगा, आएगा। इनडायरेक्ट में। तो इसलिए हमें यानी प्रीमियम के टेंशन डायरेक्ट में लेनी ही आएगा तो नहीं है, इसलिए इसको भी। ठीक है। अब बस इसको आप ऐड अप कर सही है। लीजिए और देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 300। ऐसा ही है, देख लेते हैं। हमारे पास 300 का तो ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा ही है। यानी हमने कुछ गड़बड़ की है। अब क्या गड़बड़ की है, क्या की है, जरा दोबारा देख लेते ठीक हैं, है। गो थ्रू कर लेते हैं। स्किल्ड वर्कर्स हैव 20 आवर्स ओवर टाइम दिस वीक, सही है। 12 आवर्स ऑन स्पेसिफिक ऑर्डर्स, 8 आवर्स ऑन जनरल ओवर टाइम, ठीक हो गया। अच्छा जी, ओवर टाइम इज पेड एट अ रेट ऑफ टाइम एंड अ क्वार्टर। तो ओवर टाइम का प्रीमियम तो हमने इनडायरेक्ट में ले गए हैं, तो इसीलिए हम इसको तो कुछ कर ही नहीं रहे। अच्छा, सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैव वर्क 30 आवर्स ओवर टाइम, 20 आवर्स फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर एट अ कस्टमर्स रिक्वेस्ट। तो ये 20 आवर्स जो स्पेसिफिक टाइम पे है, वो ये $5 के हिसाब से हमने लिया था। एंड ओवर टाइम इज अगेन इज पेड एट अ टाइम एंड अ क्वार्टर। तो ये तो पूरा का पूरा इनडायरेक्ट में जा रहा है। तो व्हाट इज द टोटल ओवर टाइम पे considered to be a direct cost for this week। तो हमारे हिसाब से तो हमने सही किए। चलो देख लेते हैं सोल्यूशन कि कहाँ मिस्टेक हुई है। के हिसाब से भी सही है। स्पेसिफिक ओवर, अच्छा 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 अच्छा, हमने यहाँ गड़बड़ की है, समझ आ गई, समझ आ गई। वी मिस्ड ऑन दिस। चूंकि ये ओवर टाइम है, चूंकि ये ओवर टाइम है, चूंकि ये ओवर टाइम है, तो हमें 12 घंटे, हम जो 12 घंटे स्पेसिफिक ऑर्डर में दे रहे हैं, उसमें भी तो बेसिक और प्रीमियम है। ये चीज हमने मिस आउट कर ली। जैसे हमने ये 8 घंटे में बेसिक और प्रीमियम को अलग किया और 8 घंटे का बेसिक डायरेक्ट में लिया, तो हमने इन 12 घंटों का तो सिर्फ बेसिक ही इंक्लूड किया है, प्रीमियम तो इंक्लूड ही नहीं किया। बात समझ हाँ। रहे हैं? इसी तरह हम्म। 20 आवर्स का भी हमने बेसिक इंक्लूड कर हाँ। लिया, प्रीमियम इंक्लूड ही नहीं किया। तो ये हमारी मिस्टेक हुई है कि अगर कस्टमाइज्ड ऑर्डर भी हो रहा है, तो उसका बेसिक और प्रीमियम दोनों जाएगा, दोनों, क्योंकि ओवर टाइम है ना, तो दोनों को कंसिडरेशन में लेंगे। ओवर टाइम का मतलब ही है बेसिक एंड प्रीमियम बोथ, ओके। तो हमें यहाँ पे उसको भी कंसिडरेशन में लेना है, जो कि हमने मिस आउट हम्म। तो अब हम इसको ले लेंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ओवर टाइम क्या था, स्किल्ड लेबर का ओवर टाइम रेट क्या था, टाइम एंड अ क्वार्टर, टाइम एंड अ क्वार्टर से क्या मुराद है, 1.25, यस और नो। 425। 1.25। अब कैलकुलेट कीजिए। 150।
150। अब अनस्किल्ड का देख लेते हैं, अनस्किल्ड का ओवर टाइम पे क्या है। अनस्किल्ड का है ओवर टाइम अगेन इज पेड एट अ टाइम इन अ क्वार्टर, सेम 1.25। तो हम अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1.25, यहाँ बताइए कितना आ रहा है। 125। 125। अब आप कैलकुलेट कीजिए, टोटल निकालिए। 355। 355, ठीक है। अब हमने बेसिक और प्रीमियम दोनों ले लिया, बेसिक प्रीमियम दोनों ले लिया, और यहाँ पे सिर्फ बेसिक लिया है, क्यों? क्योंकि इसका प्रीमियम कहाँ जाना था, इनडायरेक्ट पे। तो देखते हैं हम्म। ऑप्शन है हमारे पास या नहीं। यस, 355। क्लियर? ठीक हो गया। क्लियर। डन हो गया। अब ये पता है, छोटी छोटी ये मिस्टेक्स करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम यहाँ पे मिस्टेक करेंगे हम्म। ना, तो ये सेम मिस्टेक हम रिपीट नहीं करेंगे एग्जाम में। जब यहाँ बिल्कुल। पे मिस्टेक नहीं कर रहे, तो फिर हमारे वो दिमाग में वो स्टे नहीं करेगी चीज। तो अब हमने देख लिया कि अच्छा हमारी मिस्टेक कहाँ हो सकती है, कि हमने कस्टमाइज ऑर्डर तो लिया, मगर हम प्रीमियम ऐड ही करना भूल गए। तो हम्म। हमने फिर उसको किया, प्रीमियम ऐड किया। इसी तरह इधर भी, इसी तरह इधर भी किया, ठीक है। और जो बेसिक हम्म। था, वो बेसिक को तो हमें बेसिक ही लेना था, और उसका प्रीमियम इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाना था। अच्छा, वैसे एक सवाल है। ये जो पैटर्न इनका एक स्पेसिफिक होता है लिखने का तरीका, तो ये जरूरी है कि हम सीखें? क्या जरूरत पड़ेगी क्या आगे इसकी? जरूरी मतलब नहीं मैं है। तो अपनी मर्जी से लिख देता हूँ ना, मैं अपने हिसाब से जितना मुझे दिमाग में ठहर रहा होता है वो ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट जो चीज याद नहीं रह रही होती तो उसको लिख लेता हूँ बस। हाँ, डायरेक्ट वो डायरेक्ट। कोई मसला नहीं है। देखिए अल्टीमेटली आपको एमसीक्यू करेक्ट टिक करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन शो नहीं करनी इन नहीं पेपर। नहीं, ये तो चले, एफआईए तो निकल जाएगा ना उसके बाद। हाँ, उसके बाद तो फिर यकीनन आपको शो करना पड़ेगा। अच्छा। कैलकुलेशन शो होती हैं एक्सेल शीट पे, बकायदा आपने फंक्शन शो करना है। मगर जरूरी नहीं उसके लिए आप ये चीज अभी से याद करो, नहीं। अगर आपको कोई अच्छा अच्छा। और चीज जहन में सही, जैसे अब हमने यहाँ पे देखो ना, हमने डायरेक्ट कॉस्ट का कुछ किया ही नहीं, हमने सिर्फ डायरेक्ट मैं कॉस्ट मैं निकाला। मैं ऐसे ही डायरेक्ट करता हूँ मैं। ठक बस। ठक करके। तो इट्स बेटर कि आप इस तरह से कर लो, ताकि एक पैटर्न आपके जहन में बन जाए। क्योंकि फिर पता है, अच्छा। जब पैटर्न होता है, जैसे हमें ये पैटर्न, जैसे मेरा ये पैटर्न है, मैं इसी को फॉलो करती हूँ, तो ये कभी भी भूलता नहीं है मुझे। ठीक है, और हम्म। इसमें मिस्टेक के भी चांस नहीं होते। मुझे पता है कि ये है, और फिर मुझे इसका प्रीमियम एलिमेंट भी शामिल करने हैं, तो दिस वन इज बेसिक एंड दिस पॉइंट हम्म। टू फाइव इज प्रीमियम। मुझे पता है। हम्म। अब अगर सवाल मुझे बोल रहा है सिर्फ प्रीमियम बताओ, तो मैं ये बेसिक हटा दूंगी, या 0.25 आ जाएगा, सिंपल। और अगर सही सवाल है। मुझे बोल रहे हैं नहीं सिर्फ बेसिक बताओ, तो बस मल्टीप्लाई बाय 1 रहेगा, 0.25 हट जाएगा। और अगर सवाल बोल रहे हैं नहीं दोनों का कंबाइंड बताओ, तो दोनों का कंबाइंड बता दिया मैंने। तो मुझे ये चीज याद रहती है, मैं इस तरह उसको फॉलो करती हूँ। ये पैटर्न मैंने पिक किया हुआ है, और ये पैटर्न चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब आइए नेक्स्ट। लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर किसे कहते हैं? पढ़ूं? हाँ जी, पढ़े। Labor turnover is the rate at which employees leave a company, and this rate should be kept as low as possible. The cost of labor turnover can be divided into preventative and replacement cost. ठीक है, आपको ये क्या नहीं बात पता। समझ आई है? नहीं, इससे समझ नहीं आई। वैसे लेबर टर्नओवर का नाम कभी भी सुना है पहले? नहीं। ओके, लेबर टर्नओवर का मतलब ये है कि कितनी तेजी से और कितनी तादाद में लेबर आपको छोड़ छोड़ के जा रही है पूरे साल में। सही है। ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी है और उस कंपनी में 50 एम्प्लॉयज हैं। फिफ्टी हम्म। एम्प्लॉयज हैं, ये 50 एम्प्लॉयज पूरे साल में इनका छोड़ के जाने का रेशियो क्या है? हर 3 महीने में 10 एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, हर चौथे महीने 10 एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, हर महीने 20 एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी का स्टेटस क्या है। क्योंकि अगर हर हम्म। महीने 15-15 एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक बात है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो उन एम्प्लॉयज के साथ, कि वो हम्म। पहले महीने में ही छोड़ के आपको जा रहे हैं। ये बात ठीक है। है। उसके बाद अगर 3 महीने में कोई छोड़ के जा रहा है, 10 एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? इन्वेस्टिगेट तो करें ना, मसला क्या है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्या आप बहुत लो सैलरी ऑफर कर रहे हैं? क्या आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है? क्या बॉस अच्छा नहीं है? मसला क्या हो रहा है? ठीक है, तो वो मसले को आइडेंटिफाई तो करें, क्योंकि इस तरह देखें,
10-10 छोड़ के चले गए, 5-5 छोड़ के चले गए, ये तो आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा हायरिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। या आप कितने हम्म। लोगों को हायर करेंगे, पहले जॉब एड्स चलाना, फिर सिलेक्शन करना, फिर फिर रेपुटेशन भी इंटरव्यू खराब करना। होगी। रेपुटेशन भी खराब हो रही है, और बार बार ये आसान काम नहीं है लोगों को हायर करना, अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं, इतने मुश्किल से मिल रहे होते हैं। और फिर उसका एक पूरा हम्म। प्रोसेस है, आप ऐड चलाते हो, एप्लीकेशंस कलेक्ट करते हो, फिर एप्लीकेशंस की छांटी होती है, फिर इंटरव्यू कॉल्स होती है, फिर उसमें से सिलेक्शन होती है। तो बड़ा एक प्रोसीजर होता है। और उस दौरान जो काम आपका हर्जा हो रहा है, वो जो 10 वैकेंसीज हैं, वहां पे काम तो नहीं हो रहा ना, वहां तो काम पाइल्ड अप हुआ जा रहा है। तो ये भी हम्म। बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए ये लेबर टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कंपनी के लिए। दे हैव टू कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन दिस लेबर टर्नओवर, कि आखिर अगर हमारे 50 एम्प्लॉयज की नीड है, तो वो 50 में से पूरे साल में कितने लोग छोड़ के हमें गए, और कितनी हम्म। दफा गए, कितना फ्रीक्वेंटली ये हुआ। तो इससे आपको कंपनी की हेल्थ पता चल जाती है, फिर उस हेल्थ की डायग्नोसिस करके, इन्वेस्टिगेट करके आपने अपनी चीजों को एड्रेस करना है, उन चैलेंजेस को एड्रेस करना है। अब देखें, दो चीजें, कंपनी बोल रही है, एज अ अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने आपको ये बात बताई है कि आपने सिर्फ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को नहीं देखना, बल्कि फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखना है कोई भी फैसला लेने से पहले। ठीक है, कोई भी एनालिसिस करने से पहले। तो ये जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है, जैसे कि वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, सैलरी अच्छी नहीं थी, या बॉस बड़ा खड़ूस था, या कन्वेंस प्रॉब्लम था, या मेरे घर में हम्म। कोई मसले शुरू हो गए थे, या मैं हम्म। मैनेज नहीं कर सका स्टडीज और जॉब, या वर्क बर्डन बहुत ज्यादा था, या कोविड आ गया था, व्हाटसोएवर, ये सारे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं। हम्म। फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या है भाई? कि सैलरी बहुत लो थी, या बोनस भी नहीं था, इंसेंटिव भी नहीं था। अच्छा, फिर उसके बाद मुझसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई जिससे कंपनी का भारी नुकसान हो गया, इससे पहले वो मुझे निकालते, मैंने खुद रिजाइन कर दिया। हम्म। ठीक है। अब ये जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, कंपनी के पर्सपेक्टिव से कंपनी बोलती है कि देखो, जो छोड़ के जा रहे हैं ना, जाने दो। कंपनी बोलती है जो छोड़ के जा रहे हैं जाने दो, क्योंकि हाँ। 100 की लाइनें लगी हैं, हम किसी और को हायर कर लेंगे, कमी नहीं है, वो ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, जाने दो, दफा करो। लेकिन कंपनी हम्म। इस बात को नहीं जान रही कि कॉस्ट तो कंपनी को हर हाल में बेयर करनी ही पड़ेगी, चाहे वो बिल्कुल। उसको जाने दें, चाहे वो उसको रोके। हम्म। अगर वो उसको जाने देंगे तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगेगी, हायरिंग कॉस्ट लगेगी। और अगर वो उसको रोकें, तो रोकने के लिए भी प्रिवेंटिव कॉस्ट लगेगी। तो कॉस्ट तो कंपनी की हर हाल में लग रही है, तो कंपनी इसको एस्केप नहीं कर सकती। कंपनी को ये देखना चाहिए कि काम का बंदा कौन है, जो मुझे मेरी इस बिल्कुल। कॉस्ट को बाय वो करके, क्रॉस करके मुझे रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। काबिलियत किसमें है, वैल्यू एडिंग पर्सन कौन है, ये कौन मेरे मसलों को हल कर रहा है, कौन मेरे ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस को रिकवर कर रहा है, कौन मेरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर रहा है। आप परफॉर्मेंस देखेंगे, आप प्रोडक्टिविटी देखेंगे उस पर्सन की, आप कैपेबिलिटी देखेंगे, आप उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस देखेंगे, उसका कॉन्फिडेंस देखेंगे। ये सब देख के आप ये डिसाइड करेंगे कि आया मुझे इसको रोकना है या मुझे इसको रिप्लेस करना है। अगर हम्म। रोकना है तो खर्चा तो उसमें भी आएगा, क्योंकि अच्छा बंदा है, रोकने के लिए मुझे इसको हायर ऑफर करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कोई कॉम्पिटिटर्स को बुला रहे हैं और वो यकीनन जहां हायर ऑफर हो रही है वो वहां जा रहे हैं। तो या तो बिल्कुल। आपको अपनी ऑफर बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो कहीं ना जाए, वो आपके पास रहे, या आपको रिप्लेस करने के लिए फिर वहां पे भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी कि उतना ही काबिल बंदा कहीं से ढूंढ के लाएं। हम्म। तो अच्छा बात सुनो। एनी हाउ दोनों दोनों ही तरीकों में क्या है, कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, उसका तो कोई हल ही नहीं है। अब आपने देखना क्या है कि आपके लिए काबिल या काम का बंदा कौन है। अब आइए, अब जैसे कि मैंने आपसे कल भी हमारा यही जिक्र हुआ था कि दो ही तरीके हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज को बेहतर बना सकें। एक तो या तो उनको ट्रेनिंग करें, उनकी ट्रेनिंग्स करवाएं, या दूसरा तरीका हम्म। ये है, उनको कोई इंसेंटिव्स दें जिससे वो उनके गोल्स को उनके इंसेंटिव के साथ कनेक्ट करें, कि भैया इस महीने अगर तुमने 200 प्रोडक्ट्स बेच लिए ना, तो तुम्हारे ये इंसेंटिव है, तुम्हारे लिए ये इनाम है। और अगर नहीं किए तो फिर इनाम नहीं मिलेगा, सिंपल एज इट इज। तो दो ही तरीके हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। अब आइए, रीजंस फॉर लेबर टर्नओवर, ये सब अब हम डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से इसको बुलेट्स में पढ़ लीजिए, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं लेबर टर्नओवर के। Illness or accidents, यस। a family move away from the locality, हम्म। marriage, pregnancy, or difficulties with child care provision.
हम्म। रिटायरमेंट और डेथ। और डेथ। इन रिटायरमेंट और एडिशन। डेथ, तो इन किस्सा ही खत्म. एडिशन, हाँ। In addition to the above examples, offer other causes of labor turnover are as follows: paying a lower wage rate than is available elsewhere, requiring employees to work in unsafe or highly stressful conditions, requiring employees to work unsociable hours, poor relationships between management and staff, lack of opportunity for career enhancement, requiring employees to work in inaccessible places, discharging employees for misconduct, bad timekeeping or unsuitability. हम्म। अब आइए इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100%। एक मिनट, पिक्चर ले ली मैंने. ठीक है। अब आइए इसकी एग्जांपल। एग्जाम्पल लेबर टर्नओवर. Florence Company had a staff numbering 800 at the beginning of 2001 and 1200 at the end of the year. शुरू में, साल के शुरू में 800 एम्प्लॉइज थे, साल के एंड में 1200 रह गए। 1200, ठीक है, बढ़ गए. 400 employees resigned on 30th June. ओ माय गॉड, बीच 30th जून को 400 हम्म. एम्प्लॉइज रिजाइन कर गए and were immediately replaced by 400 new employees। यानी उसकी रिप्लेसमेंट में 400 उसी हम्म. वक्त फौरन आ गए 1 जुलाई को। 400 एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज वर ऑल्सो रिक्रूटेड एट टाइम। तो 400 एक्स्ट्रा को भी रिक्रूट किया, ये एक्स्ट्रा आ गए, ये रिप्लेसमेंट आ गई। ठीक है। हम्म. व्हाट इज द लेबर टर्नओवर रेट? एक फॉर्मूला। मिनट, 1200 से 400 गए, फिर 400 और आ गए, तो वापस 1200 हो गए, फिर 400 और एक्स्ट्रा आ गए. नहीं नहीं, आप शुरू से शुरू करें, ये ओपनिंग है। ठीक है, 800 शुरू 800 में थे, फिर जून आया, जून में 400 छोड़ के चले गए, 400 चले गए. नए आ गए रिप्लेसमेंट में, हम्म. और फिर हम्म. एक्स्ट्रा 400 भी हायर हुए, तो तो 1200. क्लोजिंग 1200 बचे। ठीक है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने फॉर्मूला लेने हैं और फॉर्मूला से ये यहाँ पे जो जो डेटा मौजूद है फॉर्मूला में लगाएं और लेबर टर्नओवर रेट निकालिए। रिप्लेसमेंट्स आपको पता है क्या है? रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट 400. 400 एवरेज नंबर एवरेज नंबर ऑफ ऑफ एम्प्लॉयज इन 800. द पीरियड, ओपनिंग 800. प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर लें, एवरेज निकल आएगा। ठीक है। ओपनिंग. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर लें ना। अच्छा, ओपनिंग हमारे पास है 800, क्लोजिंग भी 1200. अच्छा, सही है. 1400. चलें देखते हैं। नहीं नहीं, परस्यू अभी उसका करेंगे। आंसर नहीं निकाला, अभी उसका नहीं निकाला. रिप्लेसमेंट्स, रिप्लेसमेंट हमारे पास बीइंग रिप्लेस्ड, रिप्लेसमेंट 400. हम्म। 400 अपॉन 1400 इंटू 100%. 0.285, ये क्या आ रहा है? आपने ये तो एवरेज गलत कैसे है. निकाला? मिस आपने कहा ना वो स्टार्टिंग और क्लोजिंग वाले, उनको प्लस करा और डिवाइड बाय 2. दोबारा कीजिए जरा, कैलकुलेशन एरर है। सॉरी, 1000. 400 अपॉन 1000 इंटू 100%. मिस क्या आंसर आ रहा है वैसे? मेरे पास तो बहुत ही गलत आ रहा है. क्यों गलत आ रहा है मैं बताती हूँ। आप कर रहे हम्म. हो बॉडमस की गलती। अच्छा. बॉडमस क्या होता है? अब वो जो मैथ्स का रूल था. जी, पहले ब्रैकेट आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो आपका जो कैलकुलेटर फंक्शन कर रहे हैं ना, वो इसके हम्म. मुताबिक फंक्शन कर रहा है, और हम इसको मिस अच्छा. आउट कर देते हैं। आप इसमें क्या कर रहे हो मुझे पता है ना कहाँ गलती हो रही है। आप कर रहे हो 800 प्लस 1200 कैलकुलेटर पे डिवाइड बाय
टू। ये रॉन्ग आएगा हम्म। आंसर इससे आपका। आपको क्या करना है, राइट आंसर लाने के लिए आपको इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? अच्छा। क्यों क्यों? हम्म। आप बोलेंगे मैम इसको ब्रैकेट में क्यों करें, क्योंकि कैलकुलेटर बॉडमस रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इसको ब्रैकेट में नहीं करोगे ना, तो कैलकुलेटर पता है क्या करेगा, कैलकुलेटर पहले 1200 को डिवाइड करेगा 2 से, फिर ऐड करेगा 800 से, क्योंकि बॉडमस के रूल में डी पहले आ रहे हैं, डिवीजन पहले नहीं हो, नहीं वो तो मैंने सही कर लिया ना, फिर उसका तो देखे एडिशन। 1000 आ रहा है। उसको आपने सही कर लिया ना। अब आप हाँ यहाँ वो तो 1000 आ परसेंटेज गया। निकालने में भी वही गलती कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, इसको ब्रैकेट आपने में पहले करना है। यहाँ पे गलती की जिससे आपका आंसर 1400 आ रहा था, उसके बाद आपने उसको ठीक हम्म। कर लिया, फिर यहाँ पे वही गलती रिपीट की। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको मत रिपीट करो, इसको समझो कि कैलकुलेटर ऐसे वर्किंग कर रहा है। तो अब आप क्या चाह रहे हो, आप तो ये चाह रहे हो कि पहले एडिशन हो जाए फिर डिवीजन हो, तो आपको यहाँ लाजमी ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो फिर कैलकुलेटर इसको ऐड पहले करेगा और फिर डिवाइड बाय 2 करेगा। इसी तरह अब यहाँ पे देख लो, जब आपने आपने क्या लिखा होगा, 400 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई हम्म। 100। तो अब अकॉर्डिंग हम्म। टू द बॉडमस रूल उसने इसको डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब आप इसको इस तरह कर लोगे ब्रैकेट में, तो ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा, आपको कोई गुंजाइश ही नहीं है रॉन्ग होने की। ठीक है, अब करें। 0.4। 0.4, वेरी गुड। 0.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, 40%। ठीक है। क्लियर? ये था सारा लॉजिक। 40, हाँ सही सही आ गया। अब आइए नेक्स्ट। ये नेक्स्ट वाली एग्जांपल खुद से कीजिए, पार्ट बी। पार्ट बी। रोम। हम्म। रोम कंपनी had a staff of 2000 at the beginning of 20, owing to a series of redundancies caused by redundancies मतलब। कहाँ लिखा है रिडंडेंसीज? रिडंडेंसीज का अच्छा, मतलब redundancies। होता है, रिडंडेंसी का मतलब होता है कि आप फॉर एग्जांपल ये स्कूल है, ठीक है, और हम्म। ड्यू टू कोविड, आपको पता है कोविड के दिनों में एक रूल आया था कि अगर किसी स्कूल से किसी इदारे से कोविड के केसेस आ जाते हैं तो उसको सील कर दिया जाता था, ठीक है। हम्म। तो सील हो रहे थे इदारे, तो जो इदारे सील हो जा रहे थे तो उनके एम्प्लॉयज को कहाँ रखेंगे? एम्प्लॉयज को तो माजरत ही करेंगे ना कि हमारा तो स्कूल ही सील हो गया, हम आपको क्या सैलरी दें। हम्म। तो हमने माजरत कर ली। ये होती है रिडंडेंसी कि यानी इदारा किसी वजह से बंद हो रहा है तो उसके एम्प्लॉयज को फारिग किया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड रिडंडेंसी। ठीक है। मतलब एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जा रहा, लेकिन हम्म। इदारा बंद हो रहा है किसी भी वजह से। हो सकता है कोई ब्रांच बंद हो रही हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई ऐसा उनके ऊपर केस चल रहा हो जिसकी वजह से उनको सील किया गया हो। कुछ कोई भी रीजन हो सकता है वो किसी इलीगल काम में पकड़े गए हो सकता है उनका टैक्स फाइल टाइमली बेसिस पे ना हुआ हो फॉर कंसेक्यूटिवली नंबर ऑफ इयर्स, जिसकी वजह से उनको आके अब सील कर दिया गया है। तो अब वो एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, जो इदारे के एम्प्लॉयर्स हैं वो माजरत ही करेंगे ना, सॉरी भाई हम अब आपको नहीं रख सकते, सैलरी नहीं दे सकते, अब आप रिडंडेंट हो गए। हम्म। मतलब शुरू में बिगिनिंग में हमारे पास 2000 लोग थे। उसके बाद 1000 जो है एट द एंड ऑफ द ईयर चले गए, हटाने पड़ गए। ठीक है, फिर वॉलंटरी रिडंडेंसी वाज टेकन बाय 1500 स्टाफ एट द एंड ऑफ जून। 1500 और चले गए फिर। देखो अब गौर से पढ़ो, हाँ ठीक है अब्दुल्ला, थोड़ा सा हम्म। ठहर ठहर के पढ़ो ताकि तुम्हें समझ आए हो क्या रहा है। रोम कंपनी हैड अ स्टाफ ऑफ 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ 2001, फुल स्टॉप, अभी रुक ठीक जाओ। है। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि ओपनिंग में 2000 एम्प्लॉयज थे। ठीक है। अब आगे पढ़ो। एंड ओइंग टू अ सीरीज ऑफ रिडंडेंसीज कॉल्ड कॉज्ड बाय। बाय द रिसेशन, यानी रिसेशन जैसे इन्फ्लेशन का ऑपोजिट क्या होता है, रिसेशन। हम्म। तो रिसेशन। रिसेशन की वजह से बहुत सारी रिडंडेंसीज हुई हैं, कॉमा, पॉज, यहाँ पे रुक जाना है, 1000 एट द हम्म। एंड ऑफ द ईयर। यानी कि अब बच कितने गए हैं एंड ऑफ द ईयर, 1000 बच गए हैं।
ठीक है। ये क्लोजिंग बता रहे हैं आपको। ठीक हम्म। है, अब आगे पढ़िए। Voluntary redundancy was taken by 1500 staff at the end of June. यानी मिड ऑफ द ईयर 1500 हाँ, स्टाफ मिड ऑफ द ईयर 1500 स्टाफ जो है रिडंडेंट हो गए। और चला गया। जी। ठीक है। फिर 500 मोर देन द कंपनी, 500 और चले गए, लेकिन वो मतलब एंटिसिपेटेड नहीं थे। 500 मोर देन द कंपनी हैड एंटिसिपेटेड, यानी कंपनी ने सोचा था कि 1000 जाएंगे मगर 1500 हम्म। चले गए। हम्म। कंपनी ने सोचा था अच्छा 1000, गए 1500। अच्छा अच्छा। मैं ठीक उसको 500 एक्स्ट्रा काउंट कर रहा था, मतलब 2000 ही चले गए फिर तो। ठीक है, अब आगे पढ़िए। एंड दीज excess redundancies were immediately replaced by new joiners। यानी अभी, मतलब हाँ बोलो। एग्जैक्ट वही नंबर पे आ गए ना, मतलब 1500 वापस आ गए। नहीं नहीं क्या नहीं। मतलब हुआ इस बात का? वापस अब कह रहे हैं ना, वापस, द एक्सेस रिडंडेंसी वर इमीडिएटली रिप्लेस्ड बाय न्यू जॉइनर्स। हाँ, दोबारा पढ़िए, वॉलेंट्री रिडंडेंसी से दोबारा पढ़िए और खुद समझिए। अच्छा। voluntary redundancy was taken by 1500 staff at the end of June, 500 more than the company। 1500 चले गए, 500 और मतलब हाँ, 1000 का कंपनी ने सोचा था और 1500 चले गए। ठीक है। और उसके बाद मजीद लोग और गए ना, और इमीडिएटली रिप्लेस बाय नहीं, इमीडिएटली मुझे ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है, समझ नहीं आ रही। अच्छा देखो आखिरी वाली अब्दुल्ला, बात समझ नहीं आ रही, एंड दीज देखो एक्सेस से। अब्दुल्ला, देखो ऐसा एग्जाम में भी होता है। अब एग्जाम में तो मैं हम्म। मौजूद नहीं होंगी, ना कोई ट्यूटर होगा, ठीक है। तो अब हम्म। आपको इसको खुद इसकी ट्रिक सीखनी पड़ेगी कि आपको कैसे इसको समझना है। समझने ठीक है। का ट्रिक नंबर 1, देखो ये तो अभी छोटा सा डेटा है, सिर्फ 5 सेंटेंसेस का डेटा है। हो सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको 7 लाइन्स, 8 लाइन्स, 10 लाइन्स दे दें, ठीक है। हम्म। तो अब आपने घबराना नहीं है, आपने उसको ब्रेक डाउन करना है। पहली ट्रिक ठीक है। ही यही है, ब्रेक इट डाउन, टेक अ ब्रेथ, हम्म। ठहर ठहर के पढ़ो। तो वॉलेंट्री रिडंडेंसी से हम दोबारा शुरू करते हैं। वॉलेंट्री हम्म। रिडंडेंसी वॉज टेकन बाय 1500 स्टाफ। रुक जाओ, ठीक है, 1500 ने रिडंडेंसी ले ली, यहां तक बात समझ आ गई। कब लिए? हम्म। एट द एंड ऑफ जून, ठीक है, यानी मिड ईयर में, जून के आखिर में इन्होंने 1500 लोग छोड़ के चले गए। अब देखो वहां पे कॉमा है। कॉमा का मतलब है हम्म। कि वहां पे पॉज आए है और कोई और बात शुरू हुई है जो कि कनेक्टेड है मगर वो थोड़ी डिफरेंट भी है, इसलिए कॉमा आया है। अब क्या कह रहे हैं हम्म। कि 500, 500 मोर देन द कंपनी हैड एंटिसिपेटेड, कॉमा, रुक जाओ। अच्छा जी, कंपनी ने कुछ एंटिसिपेट किया था, सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, अंदाजा लगाया था, लेकिन जो अंदाजा कंपनी ने लगाया था तो 500 ज्यादा ही गए उससे। तो हम्म। ऑब्वियस हो गया कि 1500 गए हैं, 500 ज्यादा चले हम्म। गए उनके अंदाजे से, तो यानी कि उन्होंने 1000 का सोचा था, 500 एक्स्ट्रा जी। चले गए। सही है। ठीक हो गया। अब आइए अगली बात। एंड दीज एक्सेस रिडंडेंसीज, एक्सेस यानी कितने ज्यादा चले गए उनकी सोच से ज्यादा, हम्म। 500, है ना, 500 उनकी हम्म। सोच से ज्यादा गए। एंड दीज एक्सेस रिडंडेंसीज वर इमीडिएटली, फौरन, रिप्लेस्ड बाय न्यू जॉइनर्स। यानी अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि वो जो 500 उनकी सोच से 500 गए ज्यादा थे, छोड़ के चले गए, वही वो आ 500 गए। को उन्होंने दोबारा रिप्लेस कर दिया बाय न्यू जॉइनर्स, फौरन से पहले। सही। 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 ठीक है, तो फाइव 100 पे ही आ गए हंड्रेड बस। रिप्लेसमेंट्स, 1500 पे ही आ गए। 500 अदर रिप्लेसमेंट। 1500 पे क्यों आए? 5000 पे ही आ गए ना, 500 फौरन रिप्लेस कर दिए। सही है। सही है। सही है। ठीक है, अब आपने ज्यादा इस पे सोचना नहीं है, आपको सिर्फ डेटा चाहिए था, और डेटा आपने क्या निकाला? रिप्लेसमेंट्स कितनी है, क्योंकि फॉर्मूला में रिप्लेसमेंट्स चाहिए। और आपको एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए। तो इससे ज्यादा इस पे सोचना ही नहीं है, इसमें सिर्फ रिप्लेसमेंट्स ढूंढना है क्वेश्चन में, और एवरेज नंबर ऑफ। रिप्लेसमेंट तो सिर्फ 500 है। रिप्लेसमेंट्स 500 है, बात समझ आ हम्म। गई ना, रिप्लेसमेंट्स हाँ। 500 है, डिवाइडेड बाय सही ओपनिंग है। प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, खत्म कहानी।
जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएं, लेबर रेट टर्नओवर कितना है। एक मिनट। चल रहा है। इसमें क्या ब्लैक है? ये बुक है। 33.3। देख लेते हैं। 33। 33%। ठीक है। परसेंट में करेंगे, हाँ ठीक है। क्लियर हुआ। हो गया। परफेक्ट। अब आइए रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जरा पढ़ें क्या क्या हो सकती हैं। दीज आर द कॉस्ट। These are the costs incurred as a result of hiring new employees, and they include the following: cost of selection and placement, inefficiency of new labor, productivity will be lower. Cost of training, training cost will include formal training courses plus the cost of on-the-job instructors diverted from their own work to teach new recruits. Loss of output due to delay in new labor becoming available. Increased wastage and spoilage due to lack of expertise among new staff. The possibility of more frequent accidents at work. Cost of tool and machine breakages. ठीक है, कोई पॉइंट जो नहीं समझ आया। एक मिनट थोड़ा सा सही से देख लूँ। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कॉस्ट सही है, इसमें सिंपल सी बात है। प्रिवेंटिव कॉस्ट। These are costs incurred in order to prevent employees leaving and they include the following. पढ़ना है? जी। Cost of personal administration incurred in maintaining good relationships. Cost of medical services including checkups, nursing staff and so on. Cost of welfare services including sports facilities, laundry services and canteen meals. Pension schemes providing security to employees. Cost of providing training and offering career progression. ये सारे अच्छा, ये इसलिए ताकि छोड़ के ना जाए, थोड़ा उनको एग्जैक्टली। खुश रखने के लिए। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ हाई लेबर टर्नओवर। Labor turnover will be reduced by the following actions: paying satisfactory wages, offering satisfactory hours and conditions of work, creating good relations between fellow workers, supervisors, and subordinates, offering good training schemes as a well understood career or promotion ladder। जी। ठीक है, तो क्या बताती मतलब होता है? बताती हूँ अच्छा, आगे। improving the content of jobs to create job satisfaction, proper planning so as to avoid redundancies, investigating the cause of high labor turnover rates। ठीक है। अब यहाँ पे प्रमोशन लैडर क्या होता है? बेसिकली पाथवे होता है टू करियर सक्सेस। अच्छा। पाथवे टू करियर सक्सेस का मतलब है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए एसीसीए के फर्स्ट मॉड्यूल कर लोगे, एफआईए हो जाएगा। एफआईए हो हम्म। जाएगा तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा, तो अब आप नेक्स्ट स्किल्स मॉड्यूल में चले जाओगे। स्किल्स मॉड्यूल हो जाएगा तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपका बैचलर्स हो जाएगा। आप प्रोफेशनल में आ जाओगे, प्रोफेशनल हो जाएगा तो आप मास्टर्स के लेवल पे आ जाओगे। आपकी 3 साल की इंटर्नशिप हो जाओगी तो आप मेंबर बन जाओगे। आपके 5 साल मेंबर बने हुए हो जाएंगे तो अब आप एफसीसीए बन जाओगे। तो ये क्या, ये करियर आपका लैडर है, करियर लैडर। हम्म। अब आइए प्रोफेशनल लैडर या प्रमोशन लैडर। प्रमोशन लैडर में भी क्या होता है कि आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको ज्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं किसी आर्मी के इदारे को। ठीक है, जब आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आप पहले बिल्कुल सोल्जर के लेवल पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, फिर सोल्जर से आप लेफ्टिनेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर लेफ्टिनेंट से फिर मेजर की तरफ जाते हैं। फिर मेजर से और ऊपर कर्नल की तरफ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये आपको सही वो है। पाथवे बता रहे हैं मोटिवेट करने के लिए कि देखो, अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हारी प्रमोशन हो सकती है इस लेवल पे। फिर तुमने यहाँ पे अच्छा, इस लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हारी प्रमोशन हो सकती है इस लेवल पे। फिर यहाँ अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम टॉप तक यहाँ पे जा सकते हो, बिल्कुल टॉप पे भी तुम जा सकते हो। तो यानी अगर तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस रही और तुम लगे रहे तो तुम्हारा एक प्रमोशनल लैडर, मतलब पूरा पाथवे वो दिखाते हैं कि ये पॉसिबल है।
इसी तरह जब आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, फर्म को ज्वाइन करते हो, तो पहले आप एज अ जूनियर अकाउंटेंट ज्वाइन करते हो, फिर आप सीनियर लेवल पे जाते हो, फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आप मैनेजरियल लेवल पे जाते हो, फिर आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती है तो आप और मतलब उसकी हाई रैंकिंग होती ही चली जाती है। तो हम्म। दिस इज ऑल्सो व्हाट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज के, एक जैसे चैलेंज नहीं होता जब आप गेम में एंटर होते हो, कोई गेम खेलते हो, तो लेवल 1 से आपकी मोटिवेशन होती है, लेवल 1 जल्दी से मैं जीत लूं तो लेवल 2 पे चला जाऊंगा, लेवल 2 जल्दी से खेल लूं तो मैं लेवल 3 पे चला जाऊंगा। तो आपके ध्यान में ये नहीं आता कि भाई मैं ये गेम छोड़ के दूसरा गेम खेलूं। ठीक है, क्योंकि आपको वो इंटरेस्ट लेवल आपका वो बरकरार रखा हुआ है, इनफ चैलेंजिंग है, इनफ इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है, प्लस आपको पूरा प्रमोशनल पाथवे भी पता है कि लेवल 1 से लेकर 5 लेवल्स तक है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको मोटिवेशन रखता है, प्रमोशनल लैडर इसी को कहते हैं। और कोई चीज? नेक्स्ट आइए, मेजरिंग लेबर एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन। ओके जी, अब अहम तरीन चीज पे हम आ गए हैं। और अहम तरीन चीज क्या है, मुझे याद नहीं कि मैंने आपसे ये डिस्कस किया या नहीं। हमने क्या इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस डिस्कस की है क्लास में? जी करिए। करी है ना, ये वही चीज है। मुझे जरा रिमाइंड कराइए, रिवाइज कीजिए, एफिशिएंसी किसे कहते हैं? एफिशिएंसी मतलब किसी काम में परफेक्शन, टाइम पे करना, मतलब इस हेलो तरह हेलो करते हेलो, करते। अगर मैंने क्लास ले ली है तो मुझे ये डेफिनेशन नहीं चाहिए। अगर आपने क्लास में उसको सुना है तो जो मैंने बताया है वो चाहिए मुझे। एफिशिएंसी अरे मतलब, सुना है, आपने बहुत सारी बातें करी थी इसमें, बहुत सारी। एफिशिएंसी का मतलब, अच्छा बताओ, रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस रिसोर्सेज? 3। यस, व्हाट आर दे? वो मटेरियल, लेबर। ओहो, अब जब पढ़ लिया तो अब मुझे न्यू चाहिए ना कॉन्सेप्ट। टाइम, अच्छा अच्छा। स्पेस, फिगर, दीज आर द 3 रिसोर्सेज मेजर कैटेगरीज। और इसी हम्म में वो सारी चीजें फॉल करती हैं जो आपने कही, मैन, मटेरियल, लेबर, फलां फलां फलां, जो भी सब हम्म। कुछ इसी में। तो ये अब याद रहेगा या नहीं रहेगा? रिसोर्सेज कितनी तरह के हैं? TSF, टाइम, टीएस। स्पेस एंड फिगर। बोलिए। मैं लिख लेता हूँ। बिल्कुल लिख लीजिए, उस वक्त क्यों नहीं लिखा? TSF, टाइम, काम की बात हो। दीज आर द मेजर रिसोर्सेस जिसको कोई टाइम, भी इंडिविजुअल, स्पेस कोई भी, और फिगर। जी टाइम स्पेस और फिगर, जिसको कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इदारा जिसके पास मौजूद है। ये रिसोर्सेस हर इंडिविजुअल और हर इदारे के पास मौजूद है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, लेकिन हम्म। मौजूद जरूर है। नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज द ऑप्टिमम, प्लीज इसको भी अपने पास लिख लीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूं तो मुझे यही आंसर चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अपने जराए का भरपूर इस्तेमाल करना एफिशिएंसी कहलाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जो वक्त आपके पास है, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, उसका आप भरपूर रिसोर्सेज। इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एफिशिएंट ठीक हैं। है। बिल्कुल। ठीक है, इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या होता है, आप बिल्कुल। काम का होना। हम्म। काम का होना। अब वो आप काम वो का लेक्चर वाला तो एग्जैक्ट याद नहीं है। मौसर होना। डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करना। ये भी मैं लिख रहा हूँ अभी, पक्का पक्का। जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है, अगर वो अचीव हो रहा है तो आप इफेक्टिव हैं। ठीक है। ठीक है, अब इसको हम ले लें एज अ स्टूडेंट, आप एफिशिएंट कब फिर हो? वो भी जब एक आप चीज आई अपने थी। तमाम जराए को इस्तेमाल कर रहे हो। और आप इफेक्टिव हम्म कब होगे? जब आप अपना एग्जाम डे पे रिजल्ट अचीव करके आओगे, तो आप इफेक्टिव हो। हम्म। थ्री इस डीज भी तो एक चीज बताई थी आपने, 3 Ds। 3Ds, यही तो था, 3 डायमेंशनल। इसी हम्म को तो 3D कहते हैं, टाइम स्पेस एंड फिगर। इंसान को 3D में लाया गया है, और इंसान पहले कहाँ था? जीरो डायमेंशनल। ठीक है, जीरो हम्म डायमेंशन, गैब से शहूद का सफर, इसको शहूद कहते हैं। जब आप टाइम स्पेस और फिगर की कैद में हैं हम, यानी इस बॉडी के बाहर मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इस बॉडी के हम्म अंदर मैं जब तक हूं तब तक प्लैनेट अर्थ में मैं काम की बंदी हूँ।
हम्म। इस बॉडी से बाहर मैं जिस वक्त निकली, बस प्लेनेट अर्थ के लोगों के लिए मैं खत्म हो गई। टाइम, इस टाइम की पेपर कैद निकालने में लगी। हूँ। अर्थ में अगर हम हैं तो हम एक वक्त की कैद में हैं, सूरज की कैद में है। और ये वक्त हम्म। 365 डेज, 7 डेज इन अ वीक, 30 डेज इन अ मंथ, विंटर सीजन, समर सीजन, ये सब वक्त है। फिर हम्म। कभी, you were born, then you were a child, then you grew up into a teenager, then you grew up into an adult, mid-age adult, then old age। ठीक है, तो ये हम्म। सारा एक सफर है, ये वक्त की कैद है, और ये बस लिमिटेड है। ये सब कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। उसके बाद बिल्कुल। फिर खत्म, कहानी खत्म। स्टेज पे परफॉर्म करने का एक वक्त है, वो 2 घंटे खत्म, थिएटर के खत्म, टाइम खत्म। तो जो परफॉर्म करने हैं उन 2 घंटों में करना है। उन 2 घंटों में हम्म। एफिशिएंट भी होना है और इफेक्टिव भी होना है। एफिशिएंट हम्म। क्यों? ताकि सोर्स रिसोर्सेज जाया ना हो, उसका भरपूर इस्तेमाल हो सके, सही इस्तेमाल हो सके। और इफेक्टिव क्यों होना है? ताकि डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो सके। सही बात है। अब आइए, इसी तरह हर इदारा अपनी लेबर की एफिशिएंसी चेक करता है और इफेक्टिवनेस भी चेक करता है, क्योंकि इदारा अगर ये काम नहीं करेगा तो लेबर तो अपनी मनमानी करेगा। हाँ। तो इदारे का ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि आया कि मेरी लेबर एफिशिएंट है या नहीं एफिशिएंट। ऑप्टिमम क्या है एफिशिएंट? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी इदारे ने जो भी रिसोर्सेस लेबर को प्रोवाइड किया है, रॉ मटेरियल की शक्ल में, मशीनरी की शक्ल में, सुपरवाइजर की शक्ल हम्म। में, ट्रेनिंग की शक्ल में, फ्यूल की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, औजार की शक्ल में, जो भी रिसोर्सेज लेबर को फराहम किए हैं, क्या वो उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है? हम्म। और फिर अगर भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, वेस्टेज नहीं हो रही, वेरी गुड। तो क्या वो इफेक्टिव है? क्या वो रिजल्ट अचीव हो रहा है कि वो कह रहे हैं 1000 यूनिट डिजायर्ड बना रिजल्ट के मिल दो? रहा है नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली exactly। नहीं तो फिर अगर ये चीज का ट्रैक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखेगी तो क्या होगा? मसले हो जाएंगे ना, फायदा नहीं है ना। डिजायर्ड रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा? नुकसान होगा, लॉस होगा। फाइनेंशियल नुकसान होगा। आपको यही हाँ। बोलना है, फाइनेंशियल नुकसान होगा, कॉस्ट बढ़ेगी। सही है। सही है। कॉस्ट बढ़ेगी, रेवेन्यू के अपॉर्चुनिटीज लूज होंगी। ठीक है, तो ये इस वजह से इसका ख्याल रखना है। अच्छा, अब आइए जरा इसकी, अब हम लेबर की ये मेजर कैसे करेंगे एफिशिएंसी, क्योंकि लेबर तो जाहिर है हजारों एम्प्लॉयज हमने हायर किए हुए हैं, हजारों की तादाद में। अब एक एक बंदे का तो हम नहीं चेक कर सकते ना, कि जा जाके हम देखें और उसको ऑब्जर्व करें, और कैसे पॉसिबल है, और उसकी इसकी मेजरमेंट का तरीका क्या होगा? बिकॉज बीइंग एफिशिएंट एंड बीइंग इफेक्टिव, इफेक्टिव तो चलो आपने एग्जाम दिया, आपको पता चल गया इफेक्टिव है या नहीं। आपने माल बनाया, आपने सोचा था 1000 यूनिट्स बनेंगे, 1000 यूनिट्स नहीं बने, तो आप इफेक्टिव नहीं है। वो तो पता लगाना आसान है, मगर एफिशिएंसी को कैसे पता लगाया जाए? मैं एज अ टीचर कैसे पता लगाऊं कि अब्दुल्ला के पास जो रिसोर्सेज हैं एज अ स्टूडेंट, क्या हम्म। वो उसका भरपूर हम्म। इस्तेमाल कर रहा है या नहीं? इट्स डिफिकल्ट, राइट? इट्स हम्म। समथिंग, इसको हम कहते हैं कि ये क्या वर्ड था, ये सब्जेक्टिव है। ये मैटर सब्जेक्टिव है। यानी कि हो सकता है आपके लिए एफिशिएंसी समथिंग एल्स, मेरे लिए एफिशिएंसी समथिंग एल्स। हम्म। मेरे लिए एफिशिएंसी, एक स्टूडेंट एफिशिएंट तभी है जब वो 2 घंटे पूरा पढ़े, और हो सकता है अब्दुल्ला हम्म। इतना जहीन हो कि वो बस आधा घंटा रिव्यू करता है, उसका हो जाता है काम। हम्म। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। मेरे लिए एफिशिएंसी है कि आप पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ें, चाटें, और फिर जो है हम्म। पीडीएफ को भी चाटें बैठ के, और फिर जो है कैलकुलेटर पे सब कुछ कैलकुलेट करें। अब्दुल्ला कह रहे हैं नहीं यार, मुझे कैलकुलेटर में नहीं करना, मैं मोबाइल से कर लूंगा, और मुझे टेक्स्ट बुक पढ़ने की क्या जरूरत है, क्लास में मैंने इनफ पढ़ लिया है, मैं सिर्फ स्टडी हब को देख लूंगा। भाई, अब ये उसकी एफिशिएंसी का डेफिनेशन है, मेरी कुछ हम्म। और है। तो ये सब्जेक्टिव है नेचर में, तो इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको हम्म। मेजर करते हैं, इदारे मेजर करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो लेबर सुस्त हो जाएगी, आलसी हो जाएगी, आलसी हो जाएगी तो जाहिर है कॉस्ट किसकी बढ़ेगी? इदारे की बढ़ेगी। और फिर हम्म। इफेक्टिवनेस में भी कमी आएगी। तो क्या किया बिल्कुल। गया? एफिशिएंसी रेशियो बनाया गया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो बनाया गया, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो बनाया गया। ये रेशियोज के फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद करने हैं। और इसके जरिए वो पता लगाते हैं कि लेबर एफिशिएंट है कि नहीं है। जरा इसको फटाफट लिख लीजिए अपने पास। एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल्स टू expected hours to make actual output divided by actual hours taken, multiply by 100। एक्सपेक्टेड आवर्स यानी कि जो सोचा था कि इतने घंटों में बन जाना चाहिए एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल में कितने घंटे लगे, तो इससे एफिशिएंसी का पता चल रहा है। फिर सही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन,
एक्चुअल आवर्स वर्क के जितने घंटे एक्चुअल में काम हुआ डिवाइडेड और बाय आवर्स आवर्स, आवर्स बजटेड कि हमने सोचा था कि इतने हम्म दिन में हो जाना चाहिए। हम्म प्रोडक्शन वॉल्यूम, एक्सपेक्टेड आवर्स टू मेक एक्चुअल प्रोडक्ट एंड आवर्स बजटेड। अब देखें, इस एफिशिएंसी तो हमने अच्छे से समझ लिया है कि भरपूर इस्तेमाल हम्म करना रिसोर्सेज का, और मेनली लेबर के सिनेरियो में ये माना हम्म जाता है कि उसके घंटे ही उसका सबसे बड़ा रिसोर्स है, उसका टाइम, क्योंकि वो पर घंटा हमसे चार्ज कर रहा है। हम्म ठीक है। तो एक एक घंटे का उसका जब चार्ज है तो वो घंटा ही सबसे ज्यादा कीमती है, तो उसी के ऊपर एफिशिएंसी रेशियो निकाला जा रहा है। अब आइए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। मेरी कैपेसिटी एज अ टीचर है दिन में 6 घंटे लगातार बैक टू बैक पढ़ाने की। तो क्या मैं पढ़ा रही हूँ, क्या मैं 6 घंटे अपने पूरे यूटिलाइज कर रही हूँ या नहीं कर रही? हम्म तो ये है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी मेरी कैपेसिटी कितनी है, क्या मैं अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हूँ या नहीं कर रही। इसी तरह लेबर का भी हम चेक करते हैं कि लेबर की कैपेसिटी इतनी है तो क्या वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो अपनी कितनी कैपेसिटी पे कर रहा है। फिर इसी तरह प्रोडक्शन वॉल्यूम नाम में ही पता चल रहा है कि प्रोडक्शन यानी यूनिट्स की बात हो रही है, वॉल्यूम यानी कितनी क्वांटिटी बनने चाहिए थे। तो एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए इतने घंटे चाहिए थे, बट जो आवर्स बजटेड थे वो उतने थे। तो इससे आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम का पता चलता है। तो ये सिंपली आपको याद करने हैं और इसको अप्लाई करना है। अच्छा, ये भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। Efficiency ratio multiply by capacity utilization ratio will give you production volume ratio। यानी हो सकता है एग्जाम में आपको ये डायरेक्टली गिवन हो, ये भी गिवन हो, और आपसे पूछा जा रहा हो कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकालो। ये भी हो सकता है कि आपको एफिशिएंसी रेशियो का जो डेटा है फॉर्मूला में, उसमें ये दोनों डेटा गिवन हो, इसका भी दोनों डेटा गिवन हो, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में कोई एक डेटा मिसिंग। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला ये यहाँ पे पुट करना है इस इक्वेशन पे और निकालना है आंसर। तो ये फॉर्मूला याद होगा तो आप निकाल पाओगे, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर मुश्किल है, इक्वेशन याद नहीं होगी तो मुश्किल है। अच्छा जी, छोटा सा एग्जांपल है, इसको ट्राई कीजिए। बार्नी रबल कंपनी बजट्स टू मेक 25,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इन 4 डायरेक्ट लेबर आवर्स ईच ड्यूरिंग अ बजट पीरियड ऑफ 100,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये बजटेड यानी उनके पास इतने आवर्स अवेलेबल हैं। Actual ठीक output है। during the period were 27,000 units, which took 120,000 direct labor hours to make. Calculate the कैलकुलेट एफिशिएंसी कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम, ठीक है। तो formula। मैं दो निकाल के तीसरा तो खुद निकाल आएगा ना, ये जो लास्ट वाली आपने ये बताई है। हाँ, एफिशिएंसी और कैपेसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन खुद आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। तो ये जो आपने प्रोडक्शन का तीसरा फॉर्मूला ये तो बेकार है फिर। नहीं भाई, कुछ भी बेकार नहीं है। हो सकता है आपको ये गिवन हो, ये गिवन हो, और आपको एफिशिएंसी बोला जाए अच्छा अच्छा, निकालने। हाँ। तो अगर हाँ आप फिर इसको फंस भी मिस जाएंगे। करोगे तो फिर फंस जाओगे। किसी को भी हम्म मिस नहीं कर सकते। चलें जी, जल्दी से इसको निकालें, वर्किंग करें इसकी। एक्सपेक्टेड आवर्स टू मेक एक्चुअल आउटपुट। अच्छा मीन्स ये एक्चुअल आवर्स जो इसमें लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, एक्सपेक्टेड आवर्स टू मेक एक्चुअल आउटपुट। तो ये हमारे इसमें है ना फॉर्मूला में। तो इसके इधर लिखा हुआ है बजट पीरियड, तो बजट हम बजट ही काउंट करेंगे ना, इन्होंने मतलब यही अंदाजा लगाया था ना कि 100,000 होंगे। एक्सपेक्टेड आवर्स टू मेक एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल देखेंगे। आउटपुट तो 27,000 है ना। यस। तो आपने ये हम्म देखना है कि एक यूनिट को बनाने के लिए, 1 यूनिट को बनाने के हम्म लिए कितने आवर्स उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि एक यूनिट कितने घंटे में बन जाएगा। 4 डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स। हम्म और एक्चुअल आउटपुट क्या था? 27,000। तो ये ट्वेंटी हम्म सेवन थाउजेंड यूनिट्स को अगर हम सोचें कि इसका अगर हम बजटेड निकालते तो कितने आवर्स में ये बन जाना था, मल्टीप्लाई बाय 4 ही करेंगे आप। हम्म तो आपको क्या पता चलेगा कि ये कितने आवर्स में बन जाना था? एक मिनट। 108। ठीक है, ये इतने में बन जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन। हाउएवर, हम्म इसको कितना टाइम लगा? 120। अब कंपेयर कर लीजिए, कितने घंटे ज्यादा लगे। मतलब फिर अब आप देख लें, डिवाइड कर लें, एफिशिएंसी निकाल लें। 12 बार ज्यादा लगे ना।
सिंपली आपने इन दोनों को डिवाइड कर लेना है, सही है। मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे पता नहीं कैलकुलेशन क्या गड़बड़ हो रही है। 90, 90 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। 90 आवर्स का नहीं, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आंसर निकलेगा। तो 90%। 90% है, 90%। एफिशिएंसी कितनी है? 90% है, 10% कम है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाला करना है ना? जी। यहाँ पे सिंपली क्या, एक्चुअल आवर्स वर्कड 120,000 आवर्स हाँ, वो मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय आवर्स बजटेड, बजटेड डायरेक्टली आवर्स से करेंगे। इनके 101। जी। ठीक है। डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें। 120, 120%। 120%, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सपेक्टेड आवर्स अब टू इन मेक दोनों को एक्चुअल इन दोनों को आउटपुट। मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई कर दें, वो भी आसान है। दस हजार आठ सौ हैं? ये भी परसेंटेज में ही आना चाहिए ना, जब ये दोनों परसेंटेज में है तो ये क्यों परसेंटेज अच्छा में? अच्छा। 90% मल्टीप्लाई बाय 120%। 1.08। 1.08% या 108%? 108%। ठीक है, अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 90, 120, 108। क्लियर। हम्म। नेक्स्ट, आइडल टाइम। इसका भी फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। आइडल टाइम रेशियो, आइडल आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100%। यानी मेरा इदारा जो है या मेरी लेबर जो है, उसका आइडल टाइम रेशियो कितना होता है। एंड दैट्स ऑल वैसे यहाँ। एक मिनट ऊपर कह रहे हैं, 1 मिनट वो लिख रहा था। ठीक है। ठीक हो गई कहानी। चले जी। अब मिस थोड़ा सा ना कैलकुलेशन वालों में मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा स्लो हूँ मैं। थ्योरी तो जल्दी पकड़ लेता हूँ, याद भी होती है, सच मतलब समझ आ जाता है कहानी ना। लेकिन ये कैलकुलेशंस में ना। पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। जो भी एग्जाम्पल सम्स हम क्लास में कर रहे हैं वो आपने घर पे दोबारा रीडू करना है, वो भी सही है। रजिस्टर में रीडू करना है समझ के। उसके बाद जो भी सम्स आ रही हैं उसको खुद से ट्राई आउट करना है, क्विक क्विज के सम्स करने हैं लाजमी। और क्वेश्चन बैंक जो कि टेक्स्ट बुक के लास्ट में है, क्वेश्चन बैंक भी करना है। उसके बाद रिवीजन किट के हम्म। क्वेश्चंस पे आ जाना है। तो ये जब आप इतने दफा करोगे प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी। ठीक है। ठीक है, अच्छा जी। ये जरा कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। Analysis of the gross wages in factory reveals. In factory reveals productive hours at basic rate, direct operative indirect। ठीक है। चाहिए क्या? What amount would normally be accounted for as production overhead? Overtime, result time, group bonuses, cost per
क्लास के मैंने उनको बोलते थे प्रोजेक्ट ओ जुनैरा आई थी उस दिन, क्या बात हो रही थी जुनैरा? हाँ 2 दिन पहले उसको कह रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ नहीं, क्लास के लिए आता हूँ एक्चुअली क्लास में सैम से बात हुई थी। कल जो मिस ये ऐसी होगा ना, देखिए हमें ये प्रोडक्शन ओवरहेड निकालना है, तो ये सारा जो है इसका इनडायरेक्ट वाला जो है ये तो सारा आ जाएगा 18,050 जो है, क्योंकि इनडायरेक्ट ही होता है ना सारा प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास इसमें से हमारे पास ओवर टाइम प्रीमियम आ जाएगा, और आइडल टाइम आ जाएगा, ग्रुप बोनसेस भी आएगा ना। हाँ तो ये तीनों मिला के हमारे पास हो जाएंगे, 1 मिनट, 22,690। चलो चेक कर डी लेते हैं। डी 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 था ना। वेरी गुड। ठीक है वेरी गुड। अब देखो इस तरह का सवाल तो हमने चैप्टर में नहीं किया था। अब अक्सर स्टूडेंट हमें बोलते उनमें हैं, करा है शायद इस तरह का। कि हमें नहीं पता, हम ये ऑपरेटिव क्या होता है हमने तो ये क्लास में किया ही नहीं। तो भैया थोड़ा नहीं, मैंने तो कॉमन सेंस डायरेक्ट ये पढ़ लगाना लिया ना, होता मांग है। क्या रहा है, ओवरहेड हाँ मांग रहा था। बिल्कुल आपने सही, मतलब आपने कॉमन सेंस यूज किया ना, ये कॉमन सेंस नहीं हम्म होता स्टूडेंट्स के पास। वो बोलते हैं कि क्या था ये तो क्लास में किया ही नहीं हमने। और तो इस तरह आपको यूज करना है। थोड़ा सा एसीसी अपने वर्डिंग्स चेंज करेगा, जो हो सकता है आपने क्लास में हम्म कभी ना पढ़ी हो, बट वो इन मतलब वहाँ हिंट्स होंगे। आपके पास हिंट हम्म। होगा। ओवरहेड क्या है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि ओवरहेड क्या है तो वो यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। लेकिन चूंकि मिस आपको वैसे पता है, मैंने इट 2 दफा मॉक दिया इनडायरेक्ट। ईसार में। हम्म। 2 पेपर्स का मैंने मॉक दिया था, MA1 और FA1 का ना। ठीक तो है ईसार का पेपर थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। ये ज्यादा घुमाते हैं। सही। चले जी आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्पेक्ट्स ऑफ पेरोल सिस्टम्स? 8 और 9 दोनों करने हैं। अच्छा, which of the following aspects of payroll system? Attendance record, calculation of bonuses, employee tax codes, apportionment of wages, percent. Aspects of payroll system. Apportionment of wages to cost centers. मिस ये फोर्थ जो है ये मुझे ये तो मिस आउट लग रहा है, या ये इसका थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ये वाला। बाकी तीन तो देखे हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड भी होता है, कैलकुलेशन ऑफ बोनसेस भी होता है, एम्प्लॉय टैक्स कोड भी होता है। फोर्थ थोड़ा सा confuse कर रहा है। आई थिंक डी है। पेरोल का क्या मतलब है? पेरोल वो एम्प्लॉयज की तो बनती है पेरोल। तो यहाँ वेजेस नहीं है। लेकिन ये टू कॉस्ट सेंटर्स तो पेरोल का काम क्या है? कॉस्ट सेंटर्स किसे कहते हैं? जो पैसे देते हैं। कॉस्ट सेंटर कहते हैं डिपार्टमेंट्स को। हाँ हाँ, वही कॉस्ट पैसों वाले सेंटर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, यूनिट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कॉस्ट सेंटर कैन बी हम्म। एनीथिंग। तो अगर हम्म। वेजेस अपोर्शनमेंट का मतलब है डिवाइड की जा रही है या बांटी जा रही बस है। ये तो फिर ऑल फोर हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, चूज करें। आपको लग रहा है ऑल फोर है तो ऑल एक फोर। मिनट, एक मिनट, एक और देखते हैं। मिस CSC 1, 2 एंड 4। चलो उसको देख लेते हैं। 9 का भी बता दें फिर एक साथ ही देख लेंगे। अच्छा, the direct labor capacity less than ratio for a period was 104%. What could have caused this? The direct labor capacity utilization ratio for a period was 104%. Actual hours worked being greater, ज़्यादा हो गया ना? Actual hours worked being greater than-
मिस इसका सी। चलें देखते हैं आंसर्स। ए एंड ए। अरे अल्लाह, दोनों गलत हो गए। 1 2 एंड 3 ओनली। फोर्थ नहीं है। फोर्थ नहीं है? तो क्यों नहीं है फोर्थ? मैंने तो आपको फोर्थ पे शक कंफ्यूज हो कर रहा था पहले ही। दिया। अच्छा जी, और ये 9 का भी ए है। एक्चुअल आवर्स वर्कड बीइंग ग्रेटर देन बजटेड आवर्स। डायरेक्ट लेबर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर अ पीरियड वाज 104%। 104 का मैं क्या इसके मतलब? दो ही आंसर में शक हुआ था, ठीक है, ए और सी में। बी और डी तो मैंने पहले ही माइनस कर दिए थे। ठीक है, तो 104 बेसिकली देखो, जो आइडियल परसेंटेज है वो 100% है। 100%। अगर इससे ये ज्यादा ऊपर ऊपर है जा रही है। तो ओवर हम्म। कैपिटलाइजेशन है, अगर इससे नीचे है तो अंडर कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, तो जब हम्म। ओवर कैपिटलाइजेशन है तो यकीनन एक्चुअल आवर्स जो हैं वो ज्यादा काम हो रहा है बनिस्बत जो सोचा था। तो ठीक है, ये therefore तो समझ आ गई। कैपेसिटी इज मोर। अगर मैंने सोचा कि 6 घंटे इज माई मैक्सिमम कैपेसिटी लेकिन मैं 8 घंटे पढ़ा रही हूँ बैठ के, हम्म। तो एक्चुअल आवर्स मेरे ज्यादा हो गए देन बजटेड। हम्म। मैं अपनी हंड्रेड एंड बिल्कुल। फोर परसेंट कैपेसिटी पे बढ़ा रही हूँ। अच्छा, सी भी देखें इसका। ठीक है। इसका सी जी। भी थोड़ा समझा दें। किसका? इसी का, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट बीइंग ग्रेटर देन द बजटेड आवर्स। देखो, जब भी स्टैंडर्ड टाइम आता है ना, स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो मार्केट के नॉर्म्स है, या आपके जैसा 9 कोई to 5। कॉम्पिटिटर है वो काम कर रहा है, मेरे जैसा कोई टीचर है जो काम कर रहा है, और स्टैंडर्ड टाइम जितने हम्म। घंटे वो पढ़ाते हैं वो 6 घंटे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड टाइम। हम्म। ठीक है। और हाउएवर मैंने अपने इदारे के लिए या मैंने अपने टीचर्स के लिए सोचा कि इनका स्टैंडर्ड टाइम, इनका बजटेड टाइम होना चाहिए 7 घंटे। हम्म। तो स्टैंडर्ड टाइम एंड बजटेड टाइम, ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया। अब अगर स्टैंडर्ड टाइम यानी मार्केट टाइम दूसरा टीचर 8 घंटे पढ़ा रहे हैं विच इज मोर देन माई हम्म। बजटेड टाइम जो कि मैंने सिर्फ 7 घंटे सोचा हुआ है, तो हम्म। ये मेरा स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल आउटपुट का ज्यादा है और बजटेड आवर्स का कम है। तो क्या इससे मेरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो का कोई फर्क पड़ रहा है, इम्पैक्ट है? भाई इसका इसका फॉर्मूला क्या है? असल चीज तो तुमने फॉर्मूला देखनी है। अच्छा। फॉर्मूला अगर तुम्हें याद होगा तो इसमें से ऑप्शन तुम सही वाले पिक करोगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ऑप्शन गलत पिक करोगे। तो आप इसका फॉर्मूला देखिए ना, ऊपर हमने क्या देखा है। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइडेड बाय आवर्स बजटेड। इसमें स्टैंडर्ड आवर्स का तो कोई जिक्र ही नहीं है। एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइड बाय बजट, सही है, वो फॉर्मूला ये तो पूरा। तो फिर तो जब स्टैंडर्ड आवर्स का कोई हम्म। जिक्र ही नहीं है तो ऑप्शन में स्टैंडर्ड आवर्स अगर लिखा भी है तो उसका कोई कंसर्न ही नहीं है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से, तो आप वो ऑप्शन क्यों चूज करोगे? सही ठीक है। बात है। ठीक आपको है। कंफ्यूजन होनी चाहिए थी ए और बी में, ये दोनों में तो कंफ्यूजन, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम तो है ही नहीं फॉर्मूला में। तो ये दोनों में कंफ्यूजन ग्रेटर और लेस में। अब चूंकि 104% है, यहाँ हमने बात क्लियर कर दी। ए, यहाँ पे अगर ओवर है तो फिर एक्चुअल आवर जाहिर है आप ज्यादा काम कर रहे हो, और अगर अंडर है, अगर ये बोलता 90% तो आप ऑप्शन बी चूज करते। गेटिंग द पॉइंट? यस। अच्छा मिस, ये वाला क्यों नहीं चूज करा था हमने? इसका फोर्थ क्यों छोड़ा हमने, ये पार्ट 8 का? हाँ, उस पे अब हम आते हैं। ये ठीक बेटा है। ये देखो, ये मिस कॉल कर रही थी, इनसे पूछो क्या काम है। अब इसमें फोर्थ हमने क्यों छोड़ा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्पेक्ट्स ऑफ पेरोल सिस्टम्स? एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? एक मिनट, ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। कट कर दिया। एग्जैक्ट उर्दू में तो नहीं पता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ उसको, मतलब को इसके फायदे, फीचर्स, हाँ जैसे फीचर्स, हाँ। फीचर्स, ठीक है, उसके हाँ। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स पेरोल सिस्टम की। कैरेक्टरिस्टिक। तो सही है, हाँ पेरोल हाँ। सिस्टम, अब तुम सोचो ना, कोई इदारे में पेरोल सिस्टम है तो वो सिस्टम में क्या क्या चीज है? वो सिस्टम है, हम्म। अब जैसे मैं अगर अपने इदारे का सोचूं कि इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, तो स्कूल में टीचर्स हैं तो उनके अटेंडेंस के लिए एक मशीन लगी हुई है कि वो अपना थंब प्रिंट देते हैं तो अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाती है। और वो तो पता वही है, ठीक है। अटेंडेंस सिस्टम पेरोल हम्म। सिस्टम से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ बहुत है? मैटर क्योंकि करता है। अगर 2 दिन छुट्टी कर ली, लेट आ रहे हैं, तो वो वहां हम्म। सैलरी डिडक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
इसी ठीक है। तरह कैलकुलेशन ऑफ बोनसेस भी। कैलकुलेशन ऑफ बोनस भी उसी का कोर्स हिस्सा है भी। सिस्टम का। एम्प्लॉय का कोई टैक्स कोड है, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट इदारे को ही बोलती है कि आपके 50 एम्प्लॉयज हैं, 50 का हम्म, टैक्स आपकी जिम्मेदारी है, आपने उनकी सैलरी में से कट करके हमें पहुंचाना है। तो सही है। वो उनको कट करके ही मिलता है, एम्प्लॉयज को जो उनकी सैलरी होती है वो टैक्स डिडक्ट होके ही मिलती है। ठीक है। ठीक अब है। आइए अपोर्शनमेंट ऑफ वेजेस टू कॉस्ट सेंटर्स। हम्म। अपोर्शनमेंट ऑफ वेजेस टू कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है, कि जिसमें आपने वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स में या डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जो और कि ये पेरोल का काम डायरेक्टली नहीं है। जो कि डायरेक्टली पेरोल सिस्टम का काम नहीं है। पेरोल सिस्टम इज हम्म। ऑटोमेटेड सिस्टम, आप समझ रहे हैं, एक ऑटोमेशन से चल रहा है। ये करना, दिस इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन, दिस इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। गेटिंग द पॉइंट। तो ये हम्म। अपॉर्चुनिटी ऑफ वेजेस टू कॉस्ट सेंटर्स, और कॉस्ट सेंटर्स भी क्या, डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, लोगों पहले आया था की। दिमाग में, आपने कहा वेजेस भी आ रहा है इधर तो। वो तो घुमाना था ना आपको। ठीक है जी। सही है। तो ये इस वजह से, गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक है। शायद इधर भी गिवन हो, देख लेते हैं अगर है तो। नहीं, इधर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन। ठीक है, यूजुअली आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी गिवन हो। अच्छा जी, हो गया, डन हो गया, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपने इसके जो भी हम स्टडी अप्रोच है उसको फॉलो करना है, एंड देन हम ठीक नेक्स्ट है। क्लास में एक्सपेंसेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक। हमारा ये चैप्टर एक्सपेंसेस कौन सा चैप्टर है? एक्सपेंसेस चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 है। ठीक है, छोटा सा मिस ये तो चैप्टर। फिर जल्दी खत्म हो रहा है। क्या जल्दी खत्म हो रहा है? कोर्स में स्पीड अच्छी जा रही है, मेरे ख्याल अल से तो रमजान में हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो थोड़ा सा टाइम लेंगी। तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम अपने टाइमली बेसिस पे कंप्लीट करें। ठीक है। ठीक है, रमजान रमजान ईद से पहले हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी। ठीक है। रमजान से पहले ही मेरी कोशिश होगी, क्योंकि रमजान एंड ऑफ फेब, मिड ऑफ फेब स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। हम्म। तो जो मिड ऑफ फेब स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो हमारी कितने चैप्टर्स में रुके हैं? अभी तो हमारा अच्छा खासा रहता है वहाँ पे। यस, अभी तो हम सिर्फ पार्ट बी में ही हैं। पार्ट बी कंप्लीट अच्छा। होगा तो असल फिर ये है, ये है। ठीक सही है, है। ये कंप्लीट एक दफा हो जाता है ना, फिर मैं बोलूंगी कि हाँ वी आर अंडर कंट्रोल है। फिर ये सब उतना सही। मसला नहीं है, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये कम्प्लीटली थियोरेटिकल है, ये ठीक कम्प्लीटली है। थियोरेटिकल है। ठीक है। ये दोनों में असल सम्स हैं, ठीक है, ये दोनों में। और ये दोनों बहुत सही। इंटरेस्टिंग भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एक दफा ये हमारा हो जाए ना, ये हमारा बेस है, समझो बेस। उसके बाद ये दोनों हम करेंगे, एंड देन दैट। ये मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो है वो उसमें भी था M1 में, लेकिन इसको मैंने बस समहाउ निकाला है इसको मैंने। हाँ, लाइक ये इतना इस डिटेल में पे हम इतनी पढ़ेंगे। ग्रिप नहीं थी हम मेरी। इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि हम F2 का भी इसमें कवर करें, डिटेल ठीक में। है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और कोई ठीक है। चीज? बस यही बात। अब चलिए। क्लास जो है क्या नाम है, अच्छा हाँ मिस मुझे एक चीज़ पूछनी थी। मुझे एक क्या नाम है, अब जैसे मैं एक काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास जो है हम दो पार्टनर है ना। एक की अमाउंट जैसे फॉर एग्जांपल 13 लाख है और मेरी 7 लाख है। ठीक है। अब ये है कि अकाउंट का सेटअप और सारा कंप्लायंस वगैरह समझे, दुकान खरीदने वाला खर्चा सारा मेरा है, इन्वेंट्री का उसका है। हमारी डील ये हुई कि 50% प्रॉफिट शेयर होगा, उनके काम मैं करूंगा। ठीक है। अब एक और बंदा आ रहा है, वो कह रहा है कि बस मेरी इन्वेंट्री रख लो। ठीक है। इन्वेंट्री में मेरे पैसे लगा लो, एक और प्रोडक्ट उठा लो, मेरे पैसे लगाओ उस पे। तो उसका उसकी शेयरिंग कैसे होगी? वो कैसे मतलब उसका प्रॉफिट और कैसे डिवाइड होगा? क्योंकि बाकी चीजें तो उनको सबका खर्चा नहीं करना पड़ा ना, दुकान का या जो भी टैक्स पड़ेगा या जो भी खर्चे होंगे रोज चीज के रोजाना के, वो सबसे तो वो बाहर, वो तो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे पैसे लगाएंगे सीधा सीधा। इसको यूं कि इसके दो तरीके हैं। इसके दो तरीके हैं, दो यूं किया जा सकता है। एक तो आप लोग जो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम्म। दोबारा से पूरा रीथिंक किया जाए, यानी तीनों अच्छा। पार्टनर्स बैठ बैठ के, ये स्पेसिफिकली आप और जो आपका पहला पार्टनर है, वो हम्म। मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि क्या हमें इसको कॉन्ट्रैक्ट को रीबिल्ड करके और हम कुछ और चीजें उसके ऊपर डालें और हम तीन पार्टनर्स बन जाएं। ठीक है। हम्म। या तो इस तरह से, या दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आपकी इस वक्त इन्वेंट्री कितनी है टोटल। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल आपकी 100% इन्वेंट्री है, ठीक है, जो वैल्यू है 100% है। और ये जो थर्ड पार्टनर आ रहे हैं, ये इस 100% का सिर्फ 10% अपनी इन्वेंट्री लेकर आ रहे हैं। तो सही है। उसको 10% शेयर दे दें। नहीं नहीं, वो भी बड़ा कैपिटल ला रहे हैं ना, वो भी कह रहे हैं मैं अपना एक पूरा पूरा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे,
अगर पूरी वो अपना इन्वेंट्री बड़ा घुमाएंगे। कैपिटल ला रहा है तो वही बात है कि फिर आप पहले दो पार्टनर्स दोबारा से बैठ के रीथिंक कर लें कि क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट बने हुए अगर ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो हम उसको दोबारा से न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लें और तीनों पार्टनर्स की फिर इस तरह से शेयरिंग कर लें। तो आपके म्यूचुअल ठीक। अंडरस्टैंडिंग पे है। आप लोग जैसा चाहें, अगर आप लोग तीनों अग्री हैं उस पॉइंट पे, स्पेशली आप पहले दो पार्टनर्स का अग्री होना जरूरी है। तीसरा अच्छा, वाला तो न्यू मैं एंट्री है आऊंगा, ना। मैं ना आपको पूरा केस बताऊंगा क्योंकि वो बड़ा अजीब सा केस है। मैं तो जानता भी नहीं इन्वेस्टर है कौन। आप जानते नहीं क्या? यार बस मतलब मैं इन्वेस्टर को नहीं जानता। मुझे नहीं पता जिसने पहला पार्टनर जो है वो कौन है। वो मुझे बाबा ने कहीं से अरेंज करके दिए ना। और उन्होंने बोला बस तुम छोड़ो, तुम काम करो। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि सब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, वो सारी चीजें जो होंगी। तो पहले तो समझ रहे थे ऐसे ही होगा, जो भी प्रॉफिट आएगा 50-50 शेयर हो जाएगा, लेकिन अभी तीसरा वही बंदा भी वो एक तो आ रहा है। फेयर इनफ लग रहा था साउंड करके, या फेयर इनफ आप काम भी कर रहे हो, आपका शॉप वगैरह की चीजें भी हैं, और बाकी उसने इन्वेंट्री देख ली है तो 50-50 ठीक है, हम्म। क्लियर है, ठीक सॉर्टेड है। है। अब इसका जो है हमें वो बनाना पड़ेगा ना, मतलब मुझे वो सीखना पड़ेगा कि वो जो पूरे बनते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं इसके। देखो असल तो देखो वैल्यू के ऊपर है ना, देखो इट्स ऑल हम्म। अबाउट वैल्यू, इट्स ऑल अबाउट मनी। ठीक है। हम्म। इट इट डजेंट मैटर कि वो पैसा इन्वेंट्री में लगा रहे हैं, या वो पैसा दुकान खरीदने में लग रहा है, या वो पैसा जो है मशीन खरीदने में लग रहा है। इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स कि कैपिटल कितना आ रहा है। अगर तीन पार्टनर्स हैं, 1 2 3, ठीक है, हम्म। तो उनका कैपिटल कितना है? लाइक फॉर एग्जाम्पल टोटल अगर मैं बोलूं, टोटल जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो 10 मिलियन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है। ठीक है। 10 मिलियन में से इसने कितना कंट्रीब्यूट किया? इसने 2 मिलियन किया। इसने हम्म। कितना किए? इसने 1 मिलियन किए। इसने कितना किया? इसने 7 मिलियन किए। तो जिसने हम्म। जितना किए उसूली तौर पे उतना ही प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, यानी 2:1:7। सही है। ठीक है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि टोटल कैपिटल कितने हैं, और टोटल कैपिटल सब कोई कितना लेकर आ रहे हैं, हाउ मच परसेंटेज डज इट कॉन्स्टिट्यूट। तो उतने उस हिसाब से सही है। अच्छा, अभी जिस तरह चल रहा है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी खर्चे हो रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, वो मैं जस्ट जस्ट डायरेक्टली नोट डाउन कर रहा हूँ ना। ये चीज इतने पैसे इसमें लगे, इतने पैसे इसमें लगे। अभी तक जो फर्स्ट पार्टनर इसके इन्वेंट्री के पैसे मैंने नहीं लिए। तो क्योंकि इन्वेंट्री अभी ऑर्डर करी नहीं है, करनी है अभी अभी सिर्फ कंप्लायंस का काम चल रहा है। हम्म। तो उसके लिए कोई मुझे कोई फॉर्मेट वगैरह कोई समझना होगा ना, कि कैसे लिखूं चीज़ों को, कैसे नोट डाउन करूं सब चीज़ें ना। अभी तो नहीं, टाइम है, मेरे ख्याल है महीना है अभी ना मेरे पास। बिल्कुल, इसको फॉर्मली जितना आप डॉक्यूमेंटेड रखेंगे उतना आप क्लियर कट रहेंगे, क्योंकि आगे चल के यही तो मसला होता है पार्टनर्स में, आपस में पड्डे इसीलिए तो हो जाते हैं। ये बोलते हैं नहीं तुमने गलत किया है, ये बोलते हैं नहीं तुमने ज्यादा ले लिया है, मेरा हक था। हम्म। तो या पहले से ही क्लियर होना चाहिए, और मेरे ख्याल से तो आपको पार्टनर से खुद मीटिंग भी करनी चाहिए ताकि एक फर्स्ट हैंड कम्युनिकेशन हो। बीच में अगर आपके हम्म। फादर हैं तो फिर या तो फादर को बोलें कि वो भी इन्वॉल्व रहें, अगर अच्छा, काम का किसी को भी नहीं पता, काम का मुझे ही पता है सिर्फ। ये भी एक चक्कर है। तो वो बस ये है, देखते हैं खैर। देखते हैं। आप फादर से मशवरा करें, अगर वो जैसे सिर्फ कैपिटल के हद तक यानी सिर्फ पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टर, तो बेसिकली उनका हम्म। शेयर्स होते हैं। काम तो अगर हम्म। सारा आप कर रहे हो यानी कि आप डायरेक्टर हो। हम्म। समझ रहे हो? डायरेक्टर आप हो, आपको पता है काम क्या करना है, फैसले क्या करने हैं, डिसीजन मेकिंग क्या करनी है। ये लोग सिर्फ हम्म। शेयर होल्डर्स हैं, फिर तो इसको इनको फिर पार्टनर्स नहीं बोलो, इन्होंने अपना शेयर लगाया हुआ है। अच्छा, गेटिंग तो द स्लीपिंग पॉइंट? पार्टनर नहीं बोलते इन्हें? देखो स्लीपिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं, स्लीपिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं। सही है। डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है। मैं अगर फिर कब आऊंगा ना क्लास में, तो फिर मैं आपको सही से पूरा बताऊंगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ठीक है। ठीक है। चलो, ठीक ख्याल है। रखो। मिलते हाफिज। हैं। अल्लाह हाफिज।